नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेज। पीके स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीसी धारा और सीआरपीसी धारा और जितने अधिनियम है उसके बारे में बात करेंगे। और केवल मैं इसमें लिखूंगा नहीं, केवल आपको सुनना पड़ेगा और प्रश्न उत्तर है ये जो मूल विधि का रामबाण का इलाज कर सकता है। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुने और इसको हो सकता है तो आप लोग लिख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों भारतीय आईपीसी 1860 को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इसको बनाने वाले लॉर्ड मैकाले हैं। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 1860 में कितनी धाराएं हैं और कितना अध्याय है? तो इसमें जो धाराएं हैं 511 और अध्याय है 23। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख से लागू किया गया है? तो जो आईपीसी धारा लागू किया गया है वो है 1 जनवरी 1862 से। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? तो दोस्तों आईपीसी धारा जो लागू नहीं होती है वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा परिभाषित किया गया है? ये पिछली बार का क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले से पिछली बार का क्वेश्चन। तो इसमें आईपीसी धारा में सामान्य आशय को धारा 34 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो धारा 141 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीसी धारा में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आईपीसी धारा 159 के अंतर्गत दंगा को परिभाषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो दहेज हत्या को आईपीसी धारा 304 ख में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, दंड कितने प्रकार के होते हैं? दंड आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कारावास, कठोर कारावास। उस कारावास के अंतर्गत कठोर कारावास और साधारण कारावास आते हैं। संपत्ति जब्ती और जुर्माना, ये 5 प्रकार के दंड होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, एकांत एरिरोध की अधिकतम अवधि के बताइए। तो एकांत एरिरोध की अधिकतम अवधि जो है 3 माह की होती है। और इसमें क्वेश्चन और बनता है कि एकांत एरिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक का हो सकता है? तो यह 14 दिन तक का हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा दंड प्रचलित नहीं है? तो इसमें सभी दंड लगते हैं, जैसे मृत्यु दंड है, साधारण कारावास है, कठोर कारावास है, आजीवन कारावास है, ये सब दंड लगते हैं। लेकिन निर्वासन या ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं लगता, अर्थात देश से बाहर नहीं निकाला जाता, ये आईपीसी धारा में ये नहीं है। नेक्स्ट है, कितनी आयु के बालक का कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता है? तो आपको पता है ये 7 वर्ष से कम के जो बालक होते हैं उनका कोई भी आपराधिक दायित्व नहीं होता है। यदि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम है और वो लड़का जो भी बालक है वो यदि अपरिपक्व है तो उसको भी आपराधिक दायित्व नहीं माना जाएगा। ये आईपीसी धारा में लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में किस अपराध को करने का प्रयत्न करना अपराध माना जाता है? इसमें ऑप्शन है, ए हत्या, बी आत्महत्या, सी आपराधिक मानववध। तो इसका उत्तर तीनों है। हत्या भी अपराध में आता है, आत्महत्या भी और आपराधिक मानववध भी आता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह किस भाषा में परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर है, राजद्रोह जो है 124 के क अर्थात 124 के ए धारा में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो लूट करने का प्रयत्न दंडनीय है, ये धारा 393 के अंतर्गत आता है। ये धारा 393 के अंतर्गत लूट करने का प्रयत्न दंडनीय है आता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विधि विरुद्ध जमाव के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? आपको पता है विधि विरुद्ध जमाव यदि कहीं होता है तो उसको न्यूनतम व्यक्ति 5 होना चाहिए, अर्थात 5 से अधिक व्यक्ति ही विधि विरुद्ध जमाव के अपराध के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है? तो जो लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है ये 268
धारा के अंतर्गत, आईपीसी धारा 268 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आईपीसी धारा के कौन सी धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है या हत्या के बारे में बताया गया है, उसके बारे में दंड दिया गया है। तो सभी आपको पता है, कोई भी सब बता सकता है इसको। धारा 302 के अंतर्गत, धारा 300 के अंतर्गत भी हत्या को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, लूट करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो लूट करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें नंबर ऑफ व्यक्ति पूछ रहा है तो इसमें एक है। नेक्स्ट आते हैं, डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो डकैती करने के लिए मिनिमम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की किस धारा में निवास गृह में की गई चोरी के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। तो धारा 380 के अंतर्गत निवास गृह में की गई चोरी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की किस धारा में उद्दीपन के अपराध को परिभाषित किया गया है। उद्दीपन के अपराध के लिए परिभाषित किया गया है धारा 383। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आईपीसी की किस धारा में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। तो लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है धारा 390 के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आईपीसी की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है। तो छल को परिभाषित किया गया है धारा 415 में। 415 में छल को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रच्छन्न गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है। प्रच्छन्न गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है धारा 443 में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की संख्या होना चाहिए था। दंगा जो होगा कितने व्यक्ति कर सकते हैं न्यूनतम। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, नंबर ऑफ व्यक्ति पूछ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ व्यक्ति 2 होंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में आते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में 18 धाराएं हैं। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में किस धारा के अनुसार निरोध आदेश वापस लिए जाते हैं, अर्थात उसको वापस जो भी आदेश दिया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो वापस लिया जाएगा। तो धारा 14 के अंतर्गत है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में का प्रमुख उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्यों बनाया गया है। तो इसका आंसर आएगा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी और जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए भी। ये दोनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कि किस धारा में सलाहकार परिषद के गठन किया गया है, अर्थात सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो धारा 9 में सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश में कब लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लागू हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लागू हुआ है 27 दिसंबर 1980 में। याद रखिएगा 27 दिसंबर 1980 में लागू हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में वर्णित किया गया है। तो धारा 7 में। धारा 7 में जो भी व्यक्ति फरार होता है उसके बारे में, उसके संबंध में कि उसके साथ क्या किया जाए, ये सभी चीज़ें धारा 7 में सम्मिलित किया गया है या वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में किस धारा में सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण प्राप्त है। तो धारा 16 में सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों को, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 9 के सी में अनुसार परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। तो यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में धारा 9 के सी में परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में परामर्शदात्री परिषदों का निर्देश वर्णित है, अर्थात परामर्शदात्री परिषदों का निर्देश वर्णित है, ये धारा 10 में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 का विस्तार होगा। आपको ये सभी संपूर्ण भारत में विस्तार होगा दोस्तों। इसमें जम्मू कश्मीर वाला सिस्टम नहीं है, सभी भारत में है, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर भारत में है। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण अधिनियम इसको भी कहते हैं, में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें टोटल 26 धाराएं हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, धारा 3 में गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना किस धारा में वर्णित है, अर्थात तो इसमें जो कर्मचारी होंगे वो लोक सेवक होंगे, तो इसमें धारा 21 में है, धारा 21 के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सरकारी विभागों द्वारा अपराध किए जाने पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। यदि सरकारी विभाग कोई अपराध करते हैं तो ये धारा 17 में उनको दंड दिया जाता है दोस्तों। कंपनियों द्वारा अपराध यदि किया जाता है तो उसको धारा 16 में दंड दिया जाता है दोस्तों। पर्यावरण की बात हो रही है दोस्तों, यदि सरकारी विभाग में कोई पर्यावरण के विरुद्ध कार्य किया है तो उसको धारा 17 के, और यदि कोई कंपनी अर्थात प्राइवेट कंपनी कोई करती है तो उसको धारा 16 में के अंतर्गत उसको दंड दिया जाता है, या उसको धारा 16 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अभी फिर अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी 2-3 वीडियो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे वीडियो हैं और वो हो सकता है एग्ज़ाम 1-2 आ जाए, तो बहुत उसमें 2-3 क्वेश्चन CPRC धारा है, CRPC धारा, और कुछ दहेज पे भी है कुछ वीडियो, और कुछ वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और उसमें जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो तुरंत आपको आता रहेगा। धन्यवाद।